नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं विजनरी और मैं आपके साथ स्वाति पांडे। भारत में ओमिक्रॉन आया और साथ ही साथ कोरोना का तीसरा लहर लाया। साथ ही हमें उन तमाम सारी चीजों का सामना करना पड़ा जो हम पहले और दूसरे लहर में किए। कोरोना के कारण लॉकडाउन, वीकेंड कर्फ्यू, नाइट कर्फ्यू, प्राइवेट ऑफिसेज बंद, स्कूल बंद, कॉलेजेस बंद, इन सारी चीजों का सामना हम फिर कर रहे हैं जो हम कोरोना के पहले और दूसरे लहर में किए थे। कोरोना के इस वेरिएंट का, ओमिक्रॉन वेरिएंट का संक्रमण दर भी काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। हालांकि गनीमत की बात यह है कि साथ ही साथ रिकवरी रेट भी काफी तेज है और मोर्टेलिटी रेट तो ना के बराबर ही है। एक तरफ अगर संक्रमण दर तेजी से बढ़ रहा है तो साथ ही साथ ठीक होने का भी जो दर है वो भी काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। लेकिन कोरोना के तीसरे लहर ने हमें लापरवाह भी बहुत बनाया। हम बिल्कुल लापरवाह हो गए हैं। कोरोना की इस लहर को हम बिल्कुल भी सीरियस नहीं ले रहे हैं क्योंकि मोर्टेलिटी रेट नहीं है, यानी मरने की जो संख्या है वो नहीं है, वो बहुत कम है। लेकिन इसका मतलब तो ये नहीं कि अगर मरने की संख्या नहीं है, अगर कोई मर नहीं रहा तो हम बिल्कुल स्वस्थ हैं, कोरोना कुछ नहीं है, हमें अब नहीं डरना चाहिए। हमारे और आपके मन में कोरोना के इस वेरिएंट को लेकर काफी सारे सवाल और काफी सारे कंफ्यूजन भी है। सवाल ये कि कोरोना का ये वेरिएंट कोरोना के डेल्टा वेरिएंट या कोरोना के जो अन्य वेरिएंट थे उससे ये कितना अलग है, इसके क्या सिम्टम्स हैं, इसके क्या लक्षण हैं, क्या ये वेरिएंट नॉर्मल फ्लू जैसा है, हम पैरासिटामोल या कैल्पोल लेकर काम चला सकते हैं। हमारे मन में ढेर सारे कंफ्यूजन भी है कि हम खुद को कैसे सुरक्षित रखें, अब खुद को, खुद के परिवारजनों को कैसे सुरक्षित रखें। तो जिन लोगों को ये सारे सवाल, ये सारे कंफ्यूजन है, वो सारे कंफ्यूजन और सारे सवाल अगर कोई दूर कर सकता है तो वो एक डॉक्टर है। और जो लोग सतर्क नहीं हैं, जो लोग लापरवाह हैं, उन्हें भी हम आज बताएंगे कि लापरवाही का नतीजा क्या हो सकता है। इन सारी बातचीत के लिए हमारे साथ एक मेहमान जुड़ने वाली हैं, एक डॉक्टर जुड़ने वाली, क्योंकि एक डॉक्टर ही आपको अच्छे से समझा सकता है, अच्छे से बता सकता है और आपके सारे कंफ्यूजन को दूर कर सकता है, आपके सारे सवाल का जवाब दे सकता है। तो आज हमारे साथ इस वीडियो में जो मेहमान जुड़ने वाली हैं उनका नाम है डॉक्टर मधुलिका सिन्हा, जो कि पटना से हैं, पटना सब डिविजनल हॉस्पिटल से एक स्पेशलिस्ट मेडिकल ऑफिसर हैं। तो चलिए हम डॉक्टर मधुलिका से बात करते हैं और आपके सारे जो कंफ्यूजन है, सारे जो सवाल हैं उसे दूर करते हैं और जो लोग लापरवाह हैं उन्हें भी सचेत करेंगे कि आपके लापरवाही का क्या नतीजा हो सकता है। तो डॉक्टर सिन्हा, आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपनी इतनी बिजी शेड्यूल से हमारे लिए वक्त निकाला जी। डॉक्टर सिन्हा, लोगों के मन में ढेर सारे कंफ्यूजन है और ढेर सारे सवाल है कि ये जो कोरोना का वेरिएंट है डेल्टा, ये ओमिक्रॉन वेरिएंट, ये डेल्टा वेरिएंट से क्या कम खतरनाक है या ये नॉर्मल फ्लू जैसे ही है। तो अगर हमें सर्दी जुकाम हुआ तो हम कफ सिरप खा ले, या अगर हमें फीवर हुआ तो हम कैल्पोल या पैरासिटामोल से काम चला ले। तो इसको लेकर के ढेर सारे सवाल हैं लोगों के मन में और लोग बहुत लापरवाह भी हो गए हैं कोरोना के इस वेरिएंट की वजह से। तो इसके क्या क्या सिम्टम्स है और क्या क्या इसके लक्षण है? देखिए, ये जो ओमिक्रॉन एंड डेल्टा वेरिएंट है, दोनों कोविड-19 के ही वेरिएंट है, म्यूटेंट वेरिएंट है। तो दोनों के सिम्टम्स देखे जाए तो लगभग सेम ही है, लेकिन जो ओमिक्रॉन है वो डेल्टा वेरिएंट के मुकाबले कम खतरनाक है क्योंकि इसके सिम्टम्स थोड़े माइल्ड हैं। जैसे कि नॉर्मल जो फ्लू में होता है, सर्दी, खांसी, बुखार, बदन दर्द, ये बहुत कॉमन है, सोर थ्रोट। पर डेल्टा वेरिएंट में वो थोड़ा ज्यादा खतरनाक था, इसलिए हम कह सकते हैं कि उसमें इन सब के अलावा जॉइंट पेन, ये लॉस ऑफ स्मेल एंड टेस्ट, जो कि इस वेरिएंट में नहीं देखे जा रहे हैं। और जो डेल्टा वेरिएंट है वो लंग्स पे जाके इफेक्ट कर रहे थे, जबकि ओमिक्रॉन है वो मेनली आपको नोज, वोकल आपके जो वोकल कॉर्ड है, मतलब यहीं तक फुट पाइप है, वहीं तक आपको इफेक्ट कर रहे हैं, वो लंग तक नहीं जा रहे हैं। तो इसकी वजह से ये थोड़े से कम खतरनाक है, सिवियरिटी कम है इसमें, ये माइल्ड टू मॉडरेट केसेस इसमें देखने को मिल रहा है।
ओके ओके। अच्छा, और डॉक्टर सिन्हा, अगर जो वैक्सीनेटेड लोग हैं, जो लोगों ने वैक्सीन ले लिया है, वो इससे कितना सेफ खुद को मान सकते हैं? जिन्होंने दोनों डोज ले लिया है, फर्स्ट और सेकंड दोनों डोज ले लिया है, वो खुद को कितना सेफ समझ सकते हैं इस वेरिएंट से? देखिए, वैक्सीन आपने किसी ने भी लिया है, चाहे वो एल्डर हो, यंग हो या चिल्ड्रन हो, वैक्सीन से ये फायदे हैं कि जो सिम्टम्स, ऐसा नहीं कि कोरोना आपको नहीं होगा, इन्फेक्शन आपको होगा, लेकिन आपको सिम्टम्स माइल्ड होंगे, आपके हॉस्पिटलाइजेशन की जो संभावना है वो कम हो जाती है, आपके ऑर्गन्स पे कम इफेक्ट करते हैं ये। तो इसलिए वैक्सीन बहुत जरूरी है, और अब तो करीबन 1/3 लोगों ने ले भी लिए हैं वैक्सीन, तो इसलिए हॉस्पिटलाइजेशन का चांस बहुत कम हो गया है, सिवियरिटी कम हो गई है। अच्छा। और जैसे ये तीसरी लहर आई, ओमिक्रॉन आया, लोग काफी मतलब लापरवाह हो गए हैं। लग रहा है जैसे कि ओमिक्रॉन अब कोरोना जैसे कुछ है ही नहीं। लोगों का ये भी कहना है कि सरकार और मीडिया वाले बस इसको एक बना रहे हैं कि हाँ, एक कोरोना है, ओमिक्रॉन है, इसे ज्यादा खतरनाक है, ये हमें ज्यादा सतर्क रहना है। तो क्या ये उन लापरवाह लोगों को आप क्या बोलेंगी? देखिए, कोरोना तो है, आप टेस्ट कराते हैं आरटीपीसीआर, तो पॉजिटिव और नेगेटिव तो आ ही रहे हैं, और कोरोना है लेकिन सिम्टम्स माइल्ड है, इसलिए लोग डर थोड़े कम रहे हैं कि चलो कोई बात नहीं, कॉमन फ्लू की तरह सर्दी खांसी बुखार हो रहा है, 3 से 5 दिन में ठीक हो जा रहे हैं। पिछली बार की तरह जो सेकेंड वेव में जो हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ी थी, ऑक्सीजन बॉडी में कम हो रहे थे, वो इस टाइम ओमिक्रॉन से नहीं हो रहे हैं, इसलिए लोगों में है अरे होना ही है, मुझे होगा ही, इसलिए थोड़े से लोग ढीले पड़ गए हैं। ओके, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर माइल्ड ही केसेस होंगे, ऑब्वियसली कुछ लोगों को अभी भी हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ रही है, खास करके एल्डरली या कोमॉर्बिडिटी, जिन लोगों में ऑलरेडी कोई डिजीज पहले से है वो, तो कम से कम अपने लिए ना सही, उनकी सेफ्टी के लिए आपको डरना चाहिए। अच्छा, ओमिक्रॉन ये फेफड़े पे कितना असर कर रहा है? कितना फेफड़ा अगर ओमिक्रॉन हो जाता है तो फेफड़ा, लंग्स कितना कमजोर हो रहा है? नहीं, ओमिक्रॉन से अभी तक एज सच कोई रिपोर्ट स्ट्रॉन्ग मतलब नहीं आई है कि हाँ ये लंग को इफेक्ट कर रहा है। ये मेनली नोज के रास्ते हुए फुट पाइप तक, वॉइस कॉर्ड जो आपका होता है वहां तक बस इफेक्ट कर रहा है, उसके नीचे नहीं जा रहा है, इसलिए आपका लंग्स इसमें इफेक्टेड नहीं हो रहे हैं। पर ये 100% नहीं है, लेकिन हाँ 95% केसेस में नहीं हो रहा है। ओके। संक्रमण दर जैसे हमारे देश में बढ़ रहा है, हम हालांकि रिकवरी रेट भी ज्यादा है, तो ये एक अच्छी बात है। मोर्टेलिटी रेट तो ना के बराबर ही है। तो ऐसे में लोगों के मन में एक सवाल है कि हम भीड़ भाड़ के इलाके में गए, हम भीड़ भाड़ में गए, हमने मास्क पहना, क्योंकि मास्क तो ज्यादा जरूरी है कहा गया है, तो हमने मास्क पहना है, लेकिन फिर भी हम संक्रमित हो गए। मार्केट में आप देखिए N95 मास्क है, सर्जिकल मास्क है, अब तो कपड़े वाले भी मास्क आ गए हैं। तो लोगों के मन में ये सवाल आ रहा है कि हम मास्क पहने हैं, हम फिर भी संक्रमित हो गए, तो हमें कैसा मास्क पहनना चाहिए? क्या हम सर्जिकल मास्क को 3-4 मास्क पहन लें तो हम सेफ रहेंगे? तो इस चीज को कैसे दूर किया जा सके? देखिए, मास्क अकेले में सिर्फ अप्रोक्स 95% ही इफेक्टिव होता है, तो आप 95% आप सेफ है, और 5% तो चांस होता ही है, ठीक है, होने का। तो ज्यादा इफेक्टिव मास्क होते 2 लेयर या 3 लेयर ही पहनने चाहिए, वो ज्यादा इफेक्टिव होता है, ताकि एक अंदर का लेयर जो भी होता है, आप चाहे तो अंदर का लेयर एक कपड़े का पहन सकते हैं, उसके ऊपर N95 या सर्जिकल मास्क पहन सकते हैं। 2 से 3 लेयर का मास्क इफेक्टिव है, बट मास्क हमेशा 95 to 96% अप्रॉक्स इफेक्टिव होता है, बट 2 लोग मास्क अगर पहनते हैं तो इफेक्टिवनेस और बढ़ जाती है। अच्छा, मास्क से लेकर मेरा दूसरा सवाल है कि अगर घर में किसी परिवारजन को कोरोना हो जाता है, वो संक्रमित हो जाता है, तो वो खुद को सेल्फ आइसोलेट कर लिया है, वो एक अलग कमरे में रह रहे हैं, तो मास्क की जो जब जरूरत होती है, तो क्या मास्क सिर्फ वो पहनेंगे तो काम चलेगा, या परिवार सारे लोगों को पहनना पड़ेगा? नहीं, अगर कोई पर्सन कोरोना किसी को कोविड-19 हुआ है या ओमिक्रॉन जिससे भी इफेक्टेड है तो वो अलग कमरे में है, हवादार कमरे में है, तो उसे मास्क पहनने की जरूरत नहीं है, दरवाजा उसका बंद है, वो सिर्फ आइसोलेटेड है तब,
और बाकी फैमिली मेंबर्स को मास्क पहनने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर वो उसके कांटेक्ट में आते हैं, चाहे वो उन्हें दवाई देने के दौरान हो या खाना देने के दौरान या कोई भी और काम हो, तो उस दौरान दोनों को ही मास्क पहनना चाहिए। अच्छा, घर में अगर किसी को सिम्टम्स दिखे कि कोरोना हुआ है, तो अगर जैसे किसी एक परिवार में किसी एक जन को हुआ, तो और जो मेंबर्स है वो खुद को कैसे देख सके, कितने पीरियड टाइम पे उनको खुद को चेक करना पड़ेगा कि क्या वो भी सिम्टम्स, उनके अंदर भी सिम्टम्स आ रहे हैं, वो भी उनके अंदर भी सिम्टम्स जनरेट हो रहे हैं, तो ये टाइम पीरियड क्या होनी चाहिए? एक्चुअली इस बार जो ओमिक्रॉन है ना, उसका इंक्यूबेशन पीरियड थोड़ा घट गया है। तो अभी मेनली 3 से 5 दिनों में ही सिम्टम्स आ जाते हैं। और जो नेक्स्ट पर्सन जो इन्फेक्ट उसको करता है, जनरली 3 to 5 मैक्सिमम 7 डेज। अगर इन्फेक्ट होते हैं तो इन ड्यूरेशन में ही होंगे, अदरवाइज अच्छा मैम, ओमिक्रॉन का वो कौन सा स्टेज है जब एक व्यक्ति को हॉस्पिटल में एडमिट होने की जरूरत पड़ती है? वो कौन सा स्टेज है कि उसको समझ जाना चाहिए कि अब मुझे हॉस्पिटल में जाना चाहिए? जैसे सांस लेने में दिक्कत अगर हो रही हो किसी को, या बहुत ज्यादा ही जॉइंट पेन हो रहा हो, तो आपको हॉस्पिटल में जाने की जरूरत पड़ सकती है। लेकिन अगर नॉर्मल सर्दी खांसी बुखार है और आप सेल्फ आइसोलेटेड है, तो आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, और ये सेल्फ आइसोलेशन का जो पीरियड है वो कितना होना चाहिए? कितने दिन तक लोगों को सेल्फ आइसोलेटेड होना पड़ेगा, और खुद को कितने दिन तक सेल्फ मॉनिटरिंग करते रहना की जरूरी है? जैसा मैंने बताया कि इनका इंक्यूबेशन पीरियड बहुत कम है, 3 days to 7 days अप्रॉक्स। तो बस 7 डेज तक इन्हें आइसोलेट रहना चाहिए। या अगर सिम्टम्स बढ़ रहे हैं, जैसे कि 3 days इंटरवल होता है, अगर किसी इंसान को फीवर आ रहा है और अगर लास्ट 3 days उन्हें फीवर नहीं आया है, 3 days, तो इसका मतलब है कि वो अब सिम्टम्स फ्री हैं। एटलीस्ट 3 days उन्हें मॉनिटर करना चाहिए फीवर खत्म होने के बाद। अच्छा डॉक्टर सिन्हा, ऐसे मुश्किल घड़ी में अच्छे सेहत के लिए हमें अच्छे खान पान का भी ध्यान रखना होगा, तो अच्छा डाइट आप क्या सजेस्ट करेंगे एक व्यक्ति को कि कैसे डाइट हमें फॉलो करना पड़ेगा, क्या खाना क्या पीना हमें चाहिए? ओमिक्रॉन में डाइट जो हमारी जो संतुलित आहार कहते हैं, जो हर मात्रा में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट का जो संतुलन होता है, घर पे पका हुआ सादा खाना, बासी खाना नहीं खाना चाहिए, और पॉसिबल हो तो प्रोटीन रिच डाइट खाना चाहिए। जो भी हो, दाल है, सोयाबीन है, जिनसे भी हमें प्रोटीन ज्यादा, या जो नॉन वेजिटेरियन है वो एग, चिकन वगैरह ले सकते हैं। हाँ, रेड मीट से थोड़ा सा दूरी बनाए रखनी चाहिए। रेड मीट के बजाय आप अदर फॉर्म ऑफ नॉन वेजिटेरियन ले सकते हैं। अच्छा, कोरोना का जो खतरा ये तो बराबर अभी लगा हुआ है, इसके साथ ये तो अलग अलग वेरिएंट में भी आ रही है, इसमें आप डॉक्टर्स की जिम्मेदारियां भी बहुत ज्यादा बढ़ जा रही है। कोरोना, एक हॉस्पिटल में कोरोना के साथ साथ अन्य पेशेंट भी आ रहे हैं जो नॉर्मल खुद को चेक करवाना है, नॉर्मल सर्जरी हुआ, तो आप लोग वो पेशेंट्स को कितने दिनों तक रोक के रखना चाहिए कि जैसे किसी को नॉर्मल सर्जरी करवाना है या रेगुलर जो चेकिंग के लिए आ रहे, चेकअप के लिए आ रहे हैं, वो खुद को कितने दिन तक डॉक्टर अभी हॉस्पिटल में ना लाए कि अभी कोरोना का माहौल है, अभी हमें हॉस्पिटल में नहीं आना है? वो खुद के सर्जरी को क्या टाल सकते हैं, या नॉर्मल चेकअप जो है वो कितने दिन तक रोक सकते हैं? देखिए, डिपेंड करता है किस टाइप की सर्जरी है। हर सर्जरी के लिए अगर मान लीजिए मेरा कहने का मतलब है कि अगर इमरजेंसी नहीं है तो आप जितने दिन तक टाल सकते हैं टालना चाहिए। जब भी अभी कोविड का पिक टाइम है, पिक कम हो तो ऑब्वियसली आप जाएं और अपना ऑपरेशन कराएं, क्योंकि बहुत ज्यादा दिनों तक टालने से आपको एक प्रॉब्लम से बचने के बजाय दूसरा प्रॉब्लम स्टार्ट हो सकता है। तो इसलिए जब तक संभव हो, जितने दिन तक आपको लगता है कि हाँ आप ओके हैं और ये ऑप्शनल सर्जरी है, तो आप वेट कर सकते हैं। अदरवाइज ऑपरेशन अगर इमरजेंसी है, करवाना है तो करवाना चाहिए। ऐसे में अभी जो कोरोना का वेरिएंट चला है, इसमें बच्चों के ऊपर भी ज्यादा खतरा दिख रहा है, तो माँ बाप को आप क्या सलाह देना चाहेंगे कि माँ बाप अपने बच्चों का कैसे ख्याल रखें, अपने बच्चों के सेहत का कैसे ध्यान रखें, वो खुद अपने बच्चों को कैसे प्रोटेक्ट कर सकें? देखिए, सबसे पहले तो माँ बाप है, पहले तो उन्हें अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहिए, क्योंकि वो बाहर जाते हैं, बाहर से घर आते हैं
और बच्चे आजकल तो ऑनलाइन क्लास है तो मोस्टली घर पे ही रहते हैं। तो सबसे पहले तो आप अगर अपने आप को बचा के रख रहे हैं, मतलब मास्क पहन रहे हैं, हैंड वॉशिंग 20 सेकेंड्स के लिए आप कहीं बाहर से आते हैं तो आपको प्रॉपर हैंड वॉश करना चाहिए, मास्क का प्रॉपर डिस्पोजल होना चाहिए। या बच्चे को भी कहीं बाहर लेके जा रहे हैं तो बच्चे को भी मास्क पहना के ही ले जाना चाहिए, और नॉट सिर्फ एक सिंगल लेयर के कपड़े वाले नहीं, कम से कम डबल लेयर तो होना ही चाहिए। प्रॉपर डाइट होनी चाहिए बच्चों की, और जरूरत ना हो तो उन्हें विजिट कहीं इधर उधर नहीं लेके जाना चाहिए। अननेसेसरी का मार्केट जाना, अननेसेसरी का रिलेटिव के यहाँ जाना, वो जितना कम कर सकते हैं उन्हें करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि बच्चों को टाइम देना जरूरी है, ताकि वो बच्चे ऑब्वियसली घर में अकेले रहते हैं तो परेशान होते हैं, तो ये उनके साथ अपनी बॉन्डिंग बनानी है ताकि कोरोना के साथ वो मेंटली भी फिट रह सके, फिजिकल के साथ। अच्छा डॉक्टर सिन्हा, मैं आज अब आखिरी सवाल के साथ अपना शो यहाँ पे ख़त्म करूँगी। सवाल ये है कि जो माएँ या जो औरतें प्रेग्नेंट है इस दौरान पे, या जो औरतें ब्रेस्ट फीडिंग करा रही हैं, उन्हें भी एक डर है, एक खतरा है कि अगर वो जो प्रेग्नेंट है, क्या वो अगर संक्रमित हो गई तो वो असर क्या उस बच्चे पे आएगा, या अगर जो ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही हैं वो अब इस दौरान अगर ब्रेस्ट फीडिंग कराई तो, या होता है ना कि माँ अगर न्यूली नया बच्चा है तो उसे अभी ज़्यादा प्रोटेक्ट करके रखना पड़ेगा, तो माँ कुछ ज़्यादा ही घबरा जाती है, टेंस्ड हो जाती है कि हम उससे कैसे संभाल सके। तो उन प्रेग्नेंट और वो ब्रेस्ट फीडिंग वाली जो औरतें हैं उन्हें आप क्या सलाह देंगे इस वक्त? सबसे पहले प्रेग्नेंट वुमेन के लिए अभी तक कोई भी रिसर्च जो हुआ है, अभी तक किसी भी रिसर्च में प्रेग्नेंट वुमेन में, मतलब कि जो अनबॉर्न चाइल्ड है, अभी तक किसी में भी टेराटोजेनिक इफेक्ट या फिर गर्भवती महिलाओं में एबॉर्शन की अभी तक कोई पुष्टि नहीं हुई है कोरोना की वजह से। ठीक है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे कोरोना के जैसे नॉर्मल एक मरीज है, अगर उसे कोरोना हुआ है, जिस तरीके से उसका इलाज करते हैं उसी तरीके से हमें एक गर्भवती महिला का भी इलाज करना है, क्योंकि इससे अभी तक कोई भी रिसर्च नहीं आया है कि हाँ उससे होने वाले बच्चों पे कोई खतरा है। इसलिए गर्भवती महिला को भी वैक्सीन लेना चाहिए। और दूसरी ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स, अभी तक इसके लिए भी रिसर्च किया गया है कि क्या ब्रेस्ट मिल्क में कोविड-19 पॉजिटिव आता है या नहीं आता है। तो अभी तक एक भी केसेस नहीं आया है जिसमें कि ब्रेस्ट मिल्क में वो टेस्ट किए गए हैं कि ये ओमिक्रॉन या कोविड-19 पॉजिटिव है। तो अभी तक रिसर्च के हिसाब से अभी तक नहीं आया है पॉजिटिव कोई भी। और अगर किसी उसका बेबी बहुत छोटा है तो मदर को हमेशा मास्क लगा करके और अच्छे से बच्चे को फिर फिट कराना चाहिए। अगर सिम्टम्स ज्यादा है या फिर वो नहीं चाहती है कराना, कि नहीं थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है, तो आप दूसरा उपाय है, आप मिल्क को एक्सप्रेस करके बच्चे को पिला सकते हैं, या फिर ब्रेस्ट पंप आते हैं उससे भी आप एक्सप्रेस करके फिर बच्चे को दे सकते हैं। लेकिन जब भी अपने बच्चे को पकड़े तो हमेशा मास्क लगा होना चाहिए। चलिए, तो उम्मीद है कि अब हमारे जो भी दर्शक आज का शो देखेंगे उनकी सारी कंफ्यूजन, जो भी उनके सवाल हैं वो सारी क्लियर हो गई होंगी कि अब हमें कैसे खुद को घर पे सतर्क रख के, या खुद को क्या हमें खान पान, कैसे हमें अपना डाइट फॉलो करना है, और कैसे हम खुद को और खुद के परिवारजनों को, खुद के रिश्तेदार को कैसे हम स्वस्थ और सेहत रख सकते हैं। तो डॉक्टर सिन्हा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, अपना टाइम आपने हमें दिया, बहुत बहुत थैंक यू। तो सुना आप लोगों ने, उम्मीद है कि अब आपके सारे सवाल का जवाब मिल गया होगा, आपके सारे कंफ्यूजन भी दूर हो गए होंगे कि अब आप घर में रह के खुद को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, खुद को कैसे स्वस्थ और खुद को कैसे सेहतमंद भी रख सकते हैं। वो क्या डाइट आपको फॉलो करने चाहिए, आपको क्या अपने खान पान पे क्या ध्यान रखना चाहिए, अपने बच्चों का आपको कैसे ख्याल रखना चाहिए, ये सारे कंफ्यूजन और ये सारे सवालों का जवाब आपको डॉक्टर मधुलिका ने दिया। तो उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो बहुत पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। आगे ऐसे तमाम वीडियोस के साथ हम आपके बीच आते रहेंगे। आपके सारे सवालों का जवाब हम डॉक्टर के जरिए आपके तक पहुंचाते रहेंगे। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। जाते जाते फिर से कहूंगी, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को शेयर करिए, इस वीडियो को लाइक करिए। धन्यवाद। और अपना ख्याल रखिए, अपने परिवारजनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद।